गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे कि सर हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं और प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमारी तैयारी को जांच लग सकें हम लोग, तो आपकी जैसे डिमांड थी उसके अनुरूप मैंने प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार की है और भी हम प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ में कई सारे प्रश्नों को सरल करते रहेंगे ताकि अपनी तैयारी को जांचा जा सके। तो प्रश्नों के माध्यम से तो एक प्रश्न का एक उत्तर तो हमें ढूंढना है, इसके अलावा और भी हम इस पर चर्चा करते हुए कई सारे फैक्ट्स को जान लेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर तैयार है कि सब बीकानेर के महाराजा राय सिंह, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किस कृति में, कृति कहते हैं किस रचना में, किस पुस्तक में, किस बुक में, बीकानेर के राजा राय सिंह को किस कृति में राजेंद्र कहा गया था? इन निम्न चार में से वह कौन सी पुस्तक है जिसमें बीकानेर के राजा राय सिंह को राजेंद्र कहा गया? वेली किशन रुक्मणी जी, कर्मचंद वंशोत्कीर्तनम काव्यम, राम सिंह महोत्सव और अनुपोदय। साथियों, इन चारों में से सही उत्तर होगा कर्मचंद वंशोत्कीर्तनम काव्यम। वह पुस्तक है जिसमें राय सिंह को राय सिंह नहीं जबकि राजेंद्र लिखा गया है। हम जानते हैं इस पुस्तक के बारे में। बीकानेर के महाराजा राय सिंह, इन्होंने बीकानेर में साथियों एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर है, जिसको ज़मीन का जेवर कहते हैं। और जब यह जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ तो इसकी देख रेख का कार्य बीकानेर के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा किया गया। बीकानेर के प्रधानमंत्री का नाम था करमचंद। प्रधानमंत्री करमचंद की देख रेख में जूनागढ़ का निर्माण हुआ था। और बीकानेर महाराजा राय सिंह के दरबार में एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था जयसोम। इन दरबारी विद्वान जयसोम ने कर्मचंद पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है कर्मचंद वंशोत्कीर्तनम काव्यम। इस पुस्तक में जयसोम ने राय सिंह को राजेंद्र कहा है, राय सिंह के स्थान पर राजेंद्र कहा है। ठीक है, बाकी हम जानते हैं वेली किशन रुक्मणी की, इसकी रचना किसने की थी? इन्हीं राय सिंह के छोटे भाई थे जिनका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। एलपी टेसीटोरी ने जिनको डिंगल का हेरोस कहा है, उन्होंने वेली किशन रुक्मणी की रचना जो है वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में बैठकर की थी। और दुर्साजी हाडा ने इस पुस्तक को 5वां वेद और 19वां पुराण बताया है। ठीक, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए, बताइए साहब चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। निम्न में से जो 4 स्थान आपके सामने है ये चारों ही चौहानों के स्थान हैं जहाँ पर चौहान वंश ने शासन किया। बताइए इन चारों में से मूल स्थान कौन सा है, यानी पहला स्थान जहाँ पर चौहान वंश की स्थापना हुई। हम इन चारों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अजमेर में चौहान वंश की स्थापना 1113 ईस्वी में हुई। यहाँ पर स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था अजय राज चौहान। दूसरी बात करें, नाडोल में स्थापना 960 ईस्वी के अंदर हुई है। यहाँ पर स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था राव लक्ष्मण, जिनको कहीं पुस्तकों में हम राव लाखन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नंबर 3 सपादलक्ष, यहाँ पर स्थापना होती है साथियों 551 ईस्वी में। और 551 ईस्वी में सपादलक्ष में स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम हुआ करता था वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान नामक व्यक्ति ने चौहान वंश की स्थापना सपादलक्ष में की थी। सपादलक्ष की राजधानी अहिछत्र हुआ करती थी जिसको वर्तमान में हम नागौर कहते हैं। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में हुई है। यह स्थापना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र के द्वारा की गई जिनका नाम था गोविंदराज। तो इस प्रकार से ये चारों स्थान हैं किसने स्थापना की, कब की, और प्रश्न है मूल स्थान कौन सा है, यानी सबसे प्राचीन स्थान कौन सा है। तो इसमें सही उत्तर होगा सी, सपादलक्ष चौहान वंशी शासकों का सबसे प्राचीन स्थान है। नेक्स्ट है, तैयार है अगले क्वेश्चन के लिए। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? इन 4 शासकों में से सही उत्तर ढूंढिए आप। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राव लूमा वे शासक थे जो जालोर से आकर के सबसे पहले यहाँ सिरोही में पहले साथियों परमार वंश का शासन था, तो यहाँ के परमारों को पराजित किया
और परमारों को पराजित करके उन परमारों की राजधानी हुआ करती थी चंद्रावती। इस चंद्रावती पर अधिकार किया और चंद्रावती पर चौहानों की एक शाखा है देवड़ा शाखा, इसकी स्थापना की थी। यानी कि चंद्रावती में चौहान वंश की, देवड़ा वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था लुब्बा। साहसमल, इन्होंने साहस करके 1425 ईस्वी में एक नगर बसाया था सिरोही, और इसी सिरोही को अपनी राजधानी भी बनाया था। नंबर 3, शिव सिंह की बात करें साथियों, शिव सिंह ही वे शासक हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। और शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कब की थी? तो सही उत्तर तो शिव सिंह होगा। इन्होंने संधि की थी 11 सितंबर 1823 ईस्वी को। 11 सितंबर 1823 ईस्वी को सिरोही के शासक शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली ये है कि सिरोही वह अंतिम रियासत रही है। सभी रियासतों में से सबसे अंतिम रियासत सिरोही थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। और अगर ऐसा पूछ ले कि साहब सबसे पहली रियासत कौन सी थी, तो पहली रियासत थी साथियों करौली। सबसे पहले करौली में संधि हुई और सबसे लास्ट में सिरोही में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सवाई जयसिंह इन अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने जयपुर में 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। आपको बताना है इस अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य थे, पुंडरीक विट्ठल थे, पुंडरीक रत्नाकर थे या जयदेव पुरोहित थे। अश्वमेध यज्ञ करवाया था जयपुर में। इनके घोड़े को दीप सिंह कुंभाणी के द्वारा रोका गया था जो भांडारेज के सामंत हुआ करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर नामक पुरोहित ने इस अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करवाया था। क्या आपने विद्याधर भट्टाचार्य का नाम सुना है? ये कौन थे? आप इन्हें अच्छे से जानते होंगे। जयपुर नगर की जब स्थापना हुई तो उस जयपुर के वास्तुकार हुआ करते थे विद्याधर भट्टाचार्य। वास्तुकार जिन्हें हम शिल्पी कह सकते हैं, इंजीनियर कह सकते हैं, बंगाली विद्वान थे। इन्हीं के मार्गदर्शन में जयपुर सुव्यवस्थित तरीके से बसा था। पुंडरीक विट्ठल ये आमेर के राजा हुआ करते थे मान सिंह, जो अकबर के दरबार में अकबर के सेना के सेनानायक भी रह चुके हैं। मान सिंह इनके दरबारी विद्वान थे। पुंडरीक विट्ठल बहुत सारी रचनाएं लिखी इन्होंने, रागमंजरी, रागमाला, इस प्रकार की पुस्तकों की रचना की है। और जयदेव पुरोहित की मैं बात करूं साथियों, तो जयदेव पुरोहित सिरोही के हुआ करते थे। और जब मारवाड़ के दुर्गादास ने औरंगजेब से अजीत सिंह को बचा करके यहाँ लाया था, तो अजीत सिंह को सुरक्षा की दृष्टि से सिरोही में जिस ब्राह्मण के घर पे रखा था उनका नाम था जयदेव पुरोहित। तो इस अश्वमेध यज्ञ वाले चतुर्थ प्रश्न का सही उत्तर होगा पुंडरीक रत्नाकर। बढ़ते हैं आगे। 5वां प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर तैयार है कि साहब मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण किसको कहा था? इसका सही उत्तर है बीकानेर के इन 4 शासकों में से राजपुताने का कर्ण कहा गया था बीकानेर के शासक राय सिंह को, जिन्होंने जूनागढ़ बनवाया था। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, ये ध्यान रखिएगा। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। क्या कहा? राजपुताने का कर्ण। किसको कहा? कि राज सिंह को कहा था, राय सिंह को। और यहाँ लूणकरण को भी एक उपाधि प्राप्त थी। बीकानेर के शासक लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि बताइए कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? तो लूणकरण को कहते हैं, राजपुताने का कर्ण राय सिंह को कहते हैं। और जो कर्ण सिंह थे इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इन्हीं कर्ण सिंह ने 1644 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था जिसको मतीरा रिराड़ कहते हैं। बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और नागौर के शासक थे जिनका नाम था अमर सिंह। बढ़ें आगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बस इसी प्रकार आप सही उत्तर देते रहिए। महाकवि बिहारी किसके दरबार के कवि थे? बहुत ही बड़े एक कह सकते हैं कि विद्वान व्यक्ति हुए हैं बिहारी जी, जिनके दोहे आज भी जनमानस में बड़े प्रसिद्ध हैं। तो बिहारी जी किसके दरबार के दरबारी विद्वान हुआ करते थे? ये आमेर के कछवा वंश के शासकों में से आपको सही शासक को चुनना है। बिल्कुल आप में से अधिकांश का इशारा जा रहा है ऑप्शन ए की तरफ, जो एकदम सही उत्तर है। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार के दरबारी विद्वान थे बिहारी जी। इनके द्वारा एक रचना की गई है बिहारी सतसई, जो काफ़ी पॉपुलर रचना है। और मिर्जा राजा जय सिंह भी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक समय तक शासन किया है। तो सबसे अधिक शासनकाल अगर किसी का रहा है तो वे मिर्जा राजा जय सिंह का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबर ने बादशाह, मुगल बादशाह अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था?
जब उदयपुर को जीता तब नाम बदल कर क्या रखा? इन 4 में से सही उत्तर ढूंढिए। हमने तो ऐसा पढ़ रखा है कि उदयपुर पर आक्रमण किया था 1567-68, 67-68 में। वो तीसरा शाखा था चित्तौड़ का, जब वहाँ के महाराणा उदय सिंह हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद में 10 वर्षों के पश्चात मुगल बादशाह अकबर ने 1577 में 1577 में उदयपुर पर आक्रमण किया और उदयपुर का नाम बदल करके मोहम्मदाबाद रख दिया था। क्या आप इन 3 नामों के बारे में जानते हैं? बात कर लेते हैं इन तीनों की। मोमिनाबाद, ये नाम रखा गया था साहब आमेर का। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने जब इसको जीता था तो आमेर का नाम पहले तो इस्लामाबाद रखा, फिर उसने इस्लामाबाद परिवर्तित करके मोमिनाबाद रख दिया था। मुस्तफ़ाबाद, ये नाम रखा गया था गागरोन का। गागरोन का ये नाम रखा था महमूद खिलजी ने जीत करके, इसका नाम बदल करके मुस्तफ़ाबाद गागरोन का। और जलालाबाद, ये परिवर्तित करके नाम रखा गया है जालोर का। ये अलाउद्दीन खिलजी ने नाम बदल करके जालोर का जलालाबाद रखा था। तो इस 7वें का सही उत्तर ए होगा। प्रश्न 8वें की तरफ बढ़ते हैं। किस राठौड़ शासक ने मारवाड़ की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किया है? मारवाड़ में राठौड़ वंश के 4 प्रतापी शासक आपके सम्मुख हैं। बताइए सही उत्तर क्या होगा? रावचुंडा, जो प्रतापी शासक थे रावचुंडा, इनकी तलवार के लोहे के दम पर सारे युद्ध जीते और इनको जो है वो मंडोरदही स्वरूप मिला था। रावजोधा, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की, जोधपुर को राजधानी बनाया 1459 ईस्वी में। राव मालदेव काफ़ी प्रतापी व्यक्ति हुआ करते थे, इन्हें हिंदू बादशाह कहा गया है। और रावचंद्र सेन, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, इन्होंने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। इन्हें भूला बिसरा राजा कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। बताएं इन 4 में से सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा राव मालदेव। जब मालदेव शासक बने थे तो इनके पास मात्र 2 परगने हुआ करते थे, एक जोधपुर और दूसरा सोजत। इन्होंने 52 युद्ध लड़े और 52 युद्ध लड़ा करके 58 परगने जीते थे। तो इन्हें कहा जाता है 52 युद्धों व 58 परगनों का विजेता। राव मालदेव 52 युद्धों व 58 परगना के विजेता थे और इसने मारवाड़ की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किया। उस समय मारवाड़ की सीमाएं हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात तक लगा करते थे और उधर सिंध प्रदेश तक, इसीलिए इनको हिंदू बादशाह भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? जानते हैं हम, महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे और जब महाराणा उदय सिंह छोटे थे तब मेवाड़ के प्रशासक हुआ करते थे बनवीर। बनवीर ने इनके भाई विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। फिर बनवीर उदय सिंह को मारना चाहते थे। उदय सिंह की धायमा पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर के उदय सिंह को सुरक्षित रखा और उदय सिंह को कुंभलगढ़ लेकर गई थी, जहां पर कुंभलगढ़ के किलेदार आशा शाह देवपुरा ने उदय सिंह और पन्ना धाय को शरण दी थी। तो ये कुंभलगढ़ में इनका लालन पालन हुआ, कुंभलगढ़ में बड़े हुए और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही इनका राज्याभिषेक किया गया था। ठीक है, अगर इसकी जगह प्रश्न ऐसा होता कि बताइए साहब इनका निधन देहांत कहाँ हुआ, तो हम क्या कहते हैं गोगुंदा में। गोगुंदा में होली के दिन 28 फरवरी 1572 को 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हो गया था। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साहब। बहुत बढ़िया ही प्रश्न है कि वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति लिखवाई थी महाराणा राज सिंह, अमर सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड या संग्राम सिंह सेकंड? वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति, वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति साथियों वेदनाथ मंदिर पर लिखी गई है। वेदनाथ महादेव का मंदिर है, वेदनाथ महादेव के मंदिर पर लिखी गई है। यह मंदिर मेवाड़ के सीसारमा गांव में बना हुआ है, सीसारमा गांव में, और इसकी रचना करने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है रूप भट्ट। रूप भट्ट के द्वारा इस प्रशस्ति को लिखा गया है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा और प्रशस्ति भी लिखवाई गई है संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा। संग्राम सिंह प्रथम वे शासक थे जिन्हें राणा सांगा कहते थे। संग्राम सिंह सेकंड है ये, और इन्होंने ही उदयपुर में संग्राम सिंह सेकंड ने ही सहेलियों की बाड़ी का भी निर्माण करवाया था। बढ़े आगे, प्रश्न संख्या 11 आप लोगों के लिए। जिज मोहम्मद शाही एक ग्रंथ का नाम है और
जय सिंह कारिका, यह भी एक ग्रंथ है। जिज मोहम्मद शाही और जय सिंह कारिका, इन दोनों ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका अर्थ है कि निम्न शासकों में से कौन से वे शासक हैं जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे? बताएं। मिर्जा राजा जय सिंह, विग्रहराज चतुर्थ, सवाई जय सिंह या राणा कुंभा? जी हाँ, इसमें से सही उत्तर होगा अपना सवाई जय सिंह, जो जयपुर के संस्थापक भी हैं। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना भी की थी। इन्होंने 5 बड़ी सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया है, जिनको जंतर मंतर कहते हैं। इन्होंने ही अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था और इन्होंने ही ज्योतिष के ऊपर जिज मोहम्मद शाही और जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखे हैं। प्रश्न संख्या 12, गागरौन का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? वे कौन से 2 शासक हैं जिनके मध्य गागरौन का युद्ध लड़ा गया था? गागरौन झालावाड़ का युद्ध, ये 1519 ईस्वी में लड़ा गया था साथियों। 1519 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा सांगा थे और सामने की तरफ मालवा के शासक थे जिनका नाम था महमूद खिलजी सेकेंड। इन दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें राणा सांगा विजयी होते हैं, महमूद खिलजी इसके अंदर पराजित होते हैं और महमूद खिलजी हार गए और इनको हारने के बाद में 6 माह तक यहाँ मेवाड़ में बंदी बना करके रखा गया था। ठीक है, तो ये गागरौन का युद्ध लड़ा गया था सांगा और महमूद खिलजी के मध्य में। कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा कहते हैं और राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, कर्नल टॉड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? इन निम्न 4 शिलालेख में से वह कौन सा शिलालेख है जो कर्नल टॉड ने समुद्र में फेंका था? बिजोलिया, मानमोरी, मंडोर या सामोली? इसमें सही उत्तर है साहब मानमोरी शिलालेख। ये शिलालेख कहाँ से मिला? ये शिलालेख मिला था साहब जी चित्तौड़ से। चित्तौड़ के अंदर एक झील, उस झील का नाम है मानसरोवर झील। चित्तौड़ के अंदर मानसरोवर झील है। इस मानसरोवर झील के किनारे पर एक शिलालेख लगा हुआ था। इस शिलालेख का निर्माण एक मौर्य वंशी शासक मानमोरी ने करवाया था। मानमोरी उसको अपभ्रंश नाम था, लेकिन वह मौर्य वंश का शासन हुआ करता था। तो ये मानमोरी शिलालेख मौर्य वंश के शासन के द्वारा करवाया। हमने जब चित्तौड़ का इतिहास पढ़ा तब उसमें पढ़ा था कि बप्पा रावल ने अपने गुरु हरित ऋषि की आज्ञा से 734 ईस्वी में चित्तौड़ के मानमौर्य को पराजित करके चित्तौड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी। ये वही मानमौर्य है जिसने मानसरोवर झील पर एक मानमौर्य शिलालेख बनवाया। ये शिलालेख 734 ईस्वी का है और इस शिलालेख को प्राप्त करते हैं कर्नल टॉड, और कर्नल टॉड इसे अपने देश लेकर जा रहे थे और समुद्री जहाज से जब वह जा रहे थे तब समुद्र के बीच में इस मानमोरी शिलालेख को कर्नल टॉड ने समुद्र में फेंक दिया था। प्रश्न संख्या 14 आप लोगों के लिए स्क्रीन पर, किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर नई रियासत बनाया था? कोटा और बूंदी वर्तमान में 2 अलग ज़िले हैं। पहले दोनों ही रियासतें हुआ करती थी। पहले पूरी एक रियासत हुआ करती थी जिसको बूंदी कहते थे। बाद में इसमें से एक हिस्सा अलग कर दिया जिसको कोटा कहते हैं। आपको बताना है कोटा को बूंदी से स्वतंत्र करने वाले मुगल बादशाह कौन थे, और ये भी बता सकें कि कब हुई है तो और भी बढ़िया बात है साहब। इसमें से सही उत्तर के रूप में हम सुनते हैं बी उत्तर को। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने 1631 ईस्वी में 1631 में कोटा को बूंदी से अलग करके एक स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी थी। तो सही उत्तर होगा मुगल बादशाह शाहजहाँ। बिना विलंब किए बढ़ते हैं आगे। असुमेलित युग्म को छांटिए। 4 युद्ध हैं, 4 उनके सन है। बताइए क्या रणथंभौर का युद्ध 1301 में हुआ था? बिल्कुल हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तब हमीर देव ने वहाँ केसरिया किया था और रानी रंग देवी ने वहाँ पर जल जौहर किया था। जो राज्य का राजस्थान का एकमात्र जल जौहर हुआ था वो 1301 की बात है। उनकी पुत्री देवल देव ने पद्मना तालाब में आत्मोत्सर्ग किया था और रणमल रतिपाल सेनापति जो रणमल रतिपाल ने उस समय जो है वो विश्वासघात किया था। सिवाना का युद्ध, साथियों सिवाना का युद्ध 1305 में नहीं हुआ था, ये 1308 में हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी ने कुमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी थी और वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आते हैं और सेनापति भावला ने जब विश्वासघात किया
तो सिवाना के शासक सातल देव, जो कान्नड़ देव के भतीजे हुआ करते थे, उन्होंने केसरिया किया था। तो ये 1308 है। जालोर का युद्ध 1311 में हुआ, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तब जालोर के शासक कान्नड़ देव चौहान और उनके पुत्र वीरमदेव चौहान के नेतृत्व में वहाँ पर केसरिया हुआ था। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ, सही तथ्य है। सारंगपुर के युद्ध में मेवाड़ के राणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया, 6 माह तक बंदी बनाया था। और कुंभा की इसी मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। तो अश्वमेलित युग्म होगा ऑप्शन बी, सिवाना का युद्ध। नेक्स्ट, किस राजपूत शासक ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो अजमेर के शासक थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पूर्व मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? यानी मोहम्मद गोरी को इनमें से कोई एक शासक थे जिन्होंने पृथ्वीराज से पहले भी हरा दिया था। हालांकि तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था पृथ्वीराज ने। तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। लेकिन इनसे भी पूर्व भीमदेव द्वितीय, ये सब गुजरात के शासक हुआ करते थे। भीमदेव द्वितीय गुजरात में सोलंकी वंश के शासक थे। राजस्थान के अंदर जिन्हें सोलंकी कहते हैं और गुजरात के अंदर इन्हें चालुक्य कहा जाता है। यहाँ के शासक भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को 1178 ईस्वी में पराजित कर लिया था। तो इसका सही उत्तर होगा भीमदेव द्वितीय ने पराजित किया था मोहम्मद गोरी को। क्वेश्चन नंबर 17, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग जीतकर अपने किस सेनापति को सौंप दिया था, वहाँ का प्रशासक बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी उल्गू खान, नुसरत खां के नेतृत्व में तो पहले सेना भेजी थी, लेकिन यह दुर्ग अपने एक सेना नायक को प्रशासक के रूप में सौंपता है जिनका नाम था उमर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक कब बना? हमीरदेव चौहान रणथंभौर के प्रतापी शासक के रूप में पहचाने गए हैं। ये शरणागत की रक्षा के लिए और अपने हट के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास प्रसिद्ध कई दोहे वर्णित हैं कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलम एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये हमीरदेव चौहान शासक बनते हैं साथियों। सही उत्तर होगा इसमें 1282 ईस्वी। हमीरदेव चौहान का रणथंभौर पर शासन रहा है 1282 ईस्वी से लगा करके 1301 ईस्वी तक। तो ये शासक बनते हैं 1282 ईस्वी में। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, जालोर के चौहान वंश का आदि पुरुष कौन था? आदि का मतलब होता है पहला, पहला मतलब स्थापना करने वाला। आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक, जो भी कहें। तो इसमें से वासुदेव चौहान हम जानते हैं, इस व्यक्ति ने, वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना तो की थी, लेकिन कौन से स्थान पर की थी? सपाद लक्ष नामक स्थान पर। यही स्थान आगे चलकर बाद में क्या कहलाया? सांबर कहलाया। अजय राज ने भी चौहान वंश की स्थापना की थी, लेकिन इस व्यक्ति ने की थी अजमेर के अंदर। और गोविंदराज नामक व्यक्ति ने स्थापना की थी साहब रणथंभौर के अंदर, रणथंभौर में गोविंदराज ने। ये रणथंभौर में स्थापना 1194 में करते हैं और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र हुआ करते थे गोविंदराज। कीर्तिपाल इसका सही उत्तर होगा। कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। कब की है? 1181 ईस्वी में। यह व्यक्ति पहले कहाँ रहता था या कहाँ से आया था? तो नाडोल नामक स्थान से यह व्यक्ति आता है और नाडोल नामक स्थान वर्तमान में जिस जिले में है वो है पाली जिला। और मोहनोत नैन से इसी को कहते हैं कितु एक महान राजा, कितु एक महान राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के साहित्य से लिया गया बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। असुमिलित युग्म बताइए, मिलान कीजिए। ललित विग्रह राज के लेखक सोमदेव है, बिल्कुल सोमदेव ने इसकी रचना की है। ललित विग्रह राज चतुर्थ पर लिखा गया एक ग्रंथ है। विग्रह राज चतुर्थ जो थे, जिन्हें विशल देव कहते थे, इनके दरबारी विद्वान थे साथियों सोमदेव, और सोमदेव ने एक पुस्तक लिखी ललित विग्रह राज। हरिकेली नाटक विग्रह राज चतुर्थ ने लिखा था और यहाँ है विग्रह राज सेकेंड। इसका मतलब यह
असुमिलित हैं। विग्रहराज चतुर्थ जो थे वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता थे। उनको उपाधि प्राप्त थी, कवि बंधु, कवि बांधव, ऐसी उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने कई कवियों को आश्रय दे रखा था। स्वयं ने एक नाटक लिखा था, हरिकेली नाटक। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला भी बनवाई थी, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। विग्रहराज ने उस संस्कृत पाठशाला के ऊपर हरिकेली नाटक की लाइनें लिखवाई थी। अपने भारतीय समाज सुधारक के रूप में हम जानते हैं राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उनका निधन हुआ था ब्रिस्टल, इंग्लैंड के अंदर, वहीं उनकी समाधि बनी है और ब्रिस्टल के अंदर उनकी समाधि के ऊपर भी जो है वो हरिकेली नाटक की लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है। सुरजन चरित्र ये चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई, सुरजन जी हाडा पर है, बिल्कुल सही है। विश्व वल्लभ, ये विश्व वल्लभ नामक पुस्तक चक्रपाणि मिश्र के द्वारा लिखी गई है। चक्रपाणि मिश्र साथियों महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान हुआ करते थे और महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान चक्रपाणि मिश्र ने एक ग्रंथ की रचना की, विश्व वल्लभ। इसमें उन्होंने बाग बगीचों के बारे में जानकारी वर्णित की गई। तो इसमें से असुमिलित युग्म के तौर पर हम अपना सही उत्तर किसे कहेंगे? बी को। और याद रखना है हरिकेली नाटक किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना कब की थी? वैसे पूर्व के प्रश्नों में इसका उत्तर तो हमें मिल ही चुका है, तो इसका सही उत्तर होगा 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी। कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा है और प्रश्न परीक्षक गुमराह करने के तौर पर अजय राज के स्थान पर एक नाम दे देता है, अजय पाल। तो आपको याद रखना है कि अजय राज हुआ करता था। तो आज इन 21 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ में मैं आप लोगों के साथ रहा और इन 21 प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने ढूंढे और भी कई सारे फैक्ट्स की चर्चा की है। मैं चाहता हूं कि घर बैठे विद्यार्थी अपने परीक्षा की तैयारी को जांचें, परखें और कहीं कमी है तो उसे और अच्छे से तैयार करें। ठीक, इस संदर्भ में मेरा पूरा प्रयास, समर्थन आप लोगों के साथ में रहेगा। जो भी सुझाव हो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें देते रहें और उन सुझावों के अनुसार आपकी जैसी मांग होगी उसकी पूर्ति कर ली जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बने रहिए आरएल क्लास में। थैंक यू दोस्तों।